सभी को गुड इवनिंग। जितने लोग यहाँ से पहले हम लोग लेसन नंबर 1, ठीक है। तो लेसन नंबर 1 में सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा स्टेप इन डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोग्रामिंग, यानी प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए कौन कौन से स्टेप होते हैं उसके बारे में सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको आप लोग इम्पोर्टेंट लगा लेंगे, ठीक है। इसमें जितने भी हमने क्वेश्चन बनाए हुए हैं वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट ही हैं। रिधि अग्रवाल गुड इवनिंग, ठीक है। जितने भी हमने यहाँ से क्वेश्चन उठाए हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन हमने बनाए हैं, आप सभी लोग केवल इम्पोर्टेंट ही बनाए हैं, ठीक है। तो सभी लोग इस पीडीएफ को आप लोग टेलीग्राम से ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आरके स्टडी के नाम से भी चैनल को सर्च करेंगे टेलीग्राम पे जाके तब भी मिल जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखेंगे, और आगे जो आने वाले क्लास हैं आपके उसकी भी क्लास जो है चलेगी प्रॉपरली। जैसे 3rd सेमेस्टर में आपका मैथ जो है हो गया, या फिर और जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट इसी चैनल पे आपको फ्री प्रोवाइड होती है। तो आप सभी लोग ज्वाइन करके रखेंगे, ठीक है। और सभी लोग जितने लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और लाइक का बटन दबाते हुए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमने बताया आपको कि सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे स्टेप इन डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम, यानी हम प्रोग्राम को डेवलपमेंट करने के लिए कौन कौन सी स्टेप उठाते हैं, ठीक है, यानी किस क्रम को फॉलो करते हैं। जब हम किसी प्रोग्राम को विकसित करना चाहते हैं तो हमें स्टेप के एक क्रम को फॉलो करने होते हैं। प्रोग्राम डेवलपमेंट में इन स्टेप को फेज कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है यहाँ पे कि फेज क्या होता है। आप लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, या तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फेज क्या होता है तो भी आप इसी का आंसर देंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम होता है उसका डेवलपमेंट करने का कौन कौन सी स्टेप है तब भी आप यही लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि अब हम आपको सिंपल भाषा में बता देते हैं, जैसे कि आप कोई काम करते हैं, क्या करते हैं, कोई वर्क करते हैं, ठीक है। यदि आप कोई वर्क करते हैं तो वर्क करने का एक तरीका होता है, ठीक है। वर्क करने का क्या होता है, एक तरीका होता है जिस तरीके को आप एक एक स्टेप पे निभाकर उस काम को कर पाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उस वर्क को आप डायरेक्टली कर लेते हैं। जैसे कि आपको अगर यहाँ पे जो मिट्टी है, ठीक है, इस मिट्टी को अगर यहाँ पे आपको रखने हैं तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट उठाकर आप यहाँ पे रख देंगे। इसके कुछ स्टेप हैं। सबसे पहले तो इसमें आपको एक फावड़ा चाहिए। दूसरी बात कि कुछ उठाने के लिए अन्य बर्तन चाहिए जिसपे कि आप उठाकर और यहाँ पे माटी को फेंक सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस हो गया, क्या हो गया, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा। इसमें हमारे 2-3 चीज वस्तु लगी और हम यहाँ पे जो काम था वो काम को पूरा कर लिए। सेम टू सेम यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग की बात करेंगे तो प्रोग्राम में ऐसा ही होता है कि हम अगर प्रोग्राम को डेवलप करना चाहते हैं तो उसमें एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, यानी स्टेप बाय स्टेप हम लोग को आगे बढ़ने होते हैं, ठीक है। तो उसके यहाँ पे एक एक स्टेप के बारे में हम लोग समझेंगे, एक एक स्टेप करके हम लोग को आगे बढ़ने होते हैं और प्रोग्राम करने होते हैं। तो जो बातें हम बता रहे हैं वही बातें आपको लिखने हैं, और कोई एक्स्ट्रा बातें नहीं लिखनी है। यहाँ पे जो हम आपको बता रहे हैं वहीं पे लिखना है, वही बातें लिखना है कि डेवलपमेंट प्रोग्राम को डेवलपमेंट करने के लिए कुछ इसके स्टेप होते हैं। आगे यहाँ पे देखिए, हम लोग याद रखेंगे कि हमारा जो सी प्रोग्रामिंग है, ठीक है, सी प्रोग्रामिंग के अंतर्गत में अगर हम लोग को कोई भी प्रोग्राम को डेवलप करने हैं तो उनके 7 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं, 7 स्टेप होते हैं। रिधि अग्रवाल सर आपका कौन सा ईयर? मेरा फाइनल ईयर है। हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास जो है 4th सेमेस्टर वालों की 10 बजे के बाद ही होगी। तो हमारा यहाँ पे याद रखिएगा कि हमारा प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए 7 स्टेप होते हैं। आपसे अगर स्टेप पूछा जाए प्रोग्राम से तो आप लोग याद रखिएगा 7 स्टेप होते हैं। अब कौन कौन से स्टेप होते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। पहला जो स्टेप है हमारा उसको बोलते हैं प्रोग्राम डिफिनेशन, माने कि हम लोग जो प्रोग्राम करते हैं उसकी क्या डिफिनेशन है, ठीक है, उसकी परिभाषा क्या है, उससे क्या बनेगा। जैसे कि आप कोई भी एक टॉपिक पढ़ते हो तो उस टॉपिक का डिफिनेशन होता है कि इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो सेम टू सेम सबसे पहले अगर हम लोग कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो उसको डिफाइन करते हैं, यानी उसको हम लोग परिभाषित करते हैं कि ये प्रोग्राम हम कर क्यों रहे हैं।
जब हम लोग डिफाइन कर पाते हैं कि ये प्रोग्राम हमारा इस पर्पज के लिए होता है, तब हम जाते हैं दूसरा स्टेप पे, जिसको बोलते हैं हम लोग प्रोग्राम डिजाइन। क्या बोलते हैं? प्रोग्राम डिजाइन। इसका मतलब होता है कि हम जिस चीज़ के बारे में सोच लिए, जैसे कि हमको कोई एक ऐप बनाना है, ठीक है, ऐप बनाना है, तो ऐप का जो सबसे पहले हमने जो सोचा वो डिफिनेशन के अंतर्गत में आएगा। अब ऐप को बनाना है तो सबसे पहले इसके डिजाइन के बारे में सोचना होगा कि ये ऐप जो है किस पर्पज के लिए बनाया जा रहा है। स्टडी के लिए बनाया जा रहा है, या फिर कॉमेडी के लिए बनाया जा रहा है, या फिर और किसी भी चीज़ के लिए बनाया जा रहा है, तो हम इसको डिजाइन करेंगे। या फिर गेम के लिए बनाया जा रहा है, किस पर्पज के लिए ऐप बनाया जा रहा है, तो हमारा डिजाइन के अंतर्गत में आ जाता है। अब हमने उसको डिफाइन भी कर लिया, डिजाइन भी कर लिया। अब हमारी बात यहाँ पे आती है किसकी? हमारी अगली बात जो आती है वो कोडिंग की, क्योंकि मेन जो होता है कोडिंग होता है प्रोग्राम के अंतर्गत में। आप कोडिंग नहीं करेंगे आपका प्रोग्राम नहीं होगा। तो कोडिंग जो है वो हमारा फेज होता है, जो कि तीसरा फेज होता है, जिसमें कि हम लोग जो प्रोग्राम हमने जो डिजाइन किया है उसी बेस पे कोडिंग करते हैं, ठीक है। अगला हमारा जो आता है डिबगिंग यहाँ पे आता है। फिर इसके बाद हमारा आता है टेस्टिंग, जिसमें कि हम लोग जो प्रोग्राम करते हैं, जो कोडिंग हमने किए हैं, जो डिजाइन हमने बनाए हैं, उसमें चेक किया जाता है। क्या किया जाता है? चेक किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आप कोई एक ऐप बनाए, अब वो ऐप काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये तो आपको ट्राई करना पड़ेगा ना। तो सेम टू सेम यहाँ पे अगला जो फेज हमारा पांचवा होता है उसको बोलते हैं टेस्टिंग, ठीक है। और हमारा जो छठवां है उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशंस। इसमें क्या होता है कि जब हम टेस्ट कर लेते हैं और हमारा जब क्लियर हो जाता है, तब उसको हम लोग एक ब्यूरोड की तरह तैयार करते हैं। और जब ब्यूरोड की तरह तैयार हो जाता है तो फिर लास्ट हमारा जो स्टेप आता है उसको हम लोग बोलते हैं मेंटेनेंस, जिसको हम लोग अब जो बोलते हैं उसको बोलते हैं अपडेट। इसको हम लोग अपडेट के भी नाम से जान सकते हैं, ठीक है। मेंटेनेंस कब करते हैं? जैसे कि कोई ऐप आपने लॉन्च किया, वो ऐप में कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन डालना चाहते हैं, तो क्या करेंगे आप? अपडेट करेंगे। क्या करेंगे? अपडेट करेंगे, ठीक है। तो आपको ऑटोमेटिक, जैसे कि इस समय व्हाट्सएप जो है, व्हाट्सएप ने क्या एक नया फीचर दिया है? व्हाट्सएप ने एक नया फीचर ये दिया है कि आप उससे पेमेंट कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, आप उसको पेमेंट कर सकते हो। तो उसको आपने क्या किया? अपडेट किया। अपडेट किया तो पेमेंट का ऑप्शन आपके पास आ गया, तो आप उससे पेमेंट भी कर सकते हो। तो हमारा लास्ट में जो होता है वो मेंटेन किया जाता है। तो ये 7 स्टेप होते हैं कुछ इस तरह से। आई होप कि आप सभी लोग इसके बारे में समझ गए होंगे। आपको अगर जैसे कि फिगर बनाने हैं तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम डिफिनेशन, ठीक है, यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम डिफिनेशन हो गया। फिर प्रोग्राम डिजाइन किया गया है, इसके बाद फिर हमारा कोडिंग की गई है, फिर यहाँ पे डिबगिंग की गई है, फिर डॉक्यूमेंटेशन को वेरीफाई किया गया है, फिर यहाँ पे हमारा टेस्टिंग है, ठीक है। टेस्टिंग के बाद डॉक्यूमेंटेशन है, फिर लास्ट में हमारा पे मेंटेन किया गया है। तो इस तरह से आप फिगर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक एक जो हमने अभी बताए थे कि हमारा सबसे पहले प्रॉब्लम डिफिनेशन होता है। तो प्रॉब्लम डिफिनेशन में क्या किया गया है कि हमारे जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सॉल्व किया जाता है। जैसे कि यह प्रोग्राम को डेवलप यानी विकसित करने का सबसे पहला स्टेप होता है। इसमें हम उस प्रॉब्लम को समझते हैं जिसके प्रोग्राम को डेवलप करना चाहते हैं। जैसे कि हम कोई ऐप बनाना चाहते हैं या फिर कोई और चीज़ बनाना चाहते हैं, तो उसकी प्रॉब्लम को समझते हुए हम इसको क्या करते हैं? डेवलप करते हैं, जिसमें कि आइडेंटिफाई और अंडरस्टैंड किया जाता है, माने कि उसको पहचाना जाता है और उसको यहाँ पे समझा जाता है। जैसे कि मान लीजिए हमको कोई गेम से रिलेटेड एक ऐप बनाने हैं। किससे रिलेटेड? गेम से रिलेटेड, ठीक है। अब उस गेम से रिलेटेड को ऐप बनाने थे, तो सबसे पहले हम उसके प्रॉब्लम्स को समझे कि हमको गेम के ऐप बनाने हैं, इसके लिए हम लोग को क्या क्या करने होंगे। जब हमने समझ लिया, इसके बाद हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये चीज़ जो है क्लियर है कि नहीं है, फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे। जब ये चीज़ें हमारे पास हो जाएंगी तब हम अगला स्टेप में जाते हैं। और इसके बारे में कुछ और लिखे गए हैं, जैसे कि यह स्टेप जो है प्रॉब्लम को फॉर्मल रूप में डिफाइन करता है। इसमें सभी जो फैक्टर होते हैं, जैसे कि इनपुट, आउटपुट, मेमोरी की ज़रूरत है, प्रोसेसिंग की ज़रूरत है, एरर हैंडल आदि, इसके बारे में विचार विमर्श करने का एक तरीका होता है, ठीक है। दूसरा हमारा स्टेप हमने आपको बात किया था प्रोग्राम डिजाइन के बारे में, ठीक है। दूसरा हमने बात किया था प्रोग्राम डिजाइन के बारे में। तो ये क्या होता है? तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हम प्रोग्राम को बनाना चाहते हैं उसी को हम लोग डिजाइन करते हैं, यानी प्रोग्राम को विकसित करने या दूसरा स्टेप कहलाता है जो कि प्रोग्राम को डिजाइन होता है। इसमें हम प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं, जिसमें कि प्रोग्राम फ्लो चार्ट, एल्गोरिदम और टूल्स के माध्यम से यहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं।
यहाँ पे हम लोग दो चीज़ें का इस्तेमाल करते हैं अभी सी प्रोग्रामिंग के अंतर्गत में। पहला जो इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं फ्लो चार्ट का, और दूसरा हम लोग करते हैं एल्गोरिदम का। आगे हम लोग पढ़ रहे होंगे कि फ्लो चार्ट क्या होता है और एल्गोरिदम क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका फ्लो चार्ट क्या होता है और एल्गोरिदम क्या होता है। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्लो चार्ट क्या होता है, उसके स्टेप बाय स्टेप बनाकर दिखाइए। एल्गोरिदम क्या होता है, इसको स्टेप बाय स्टेप बना के देखिए। तो हम लोग आगे पढ़ रहे होंगे कि क्या होता है। अभी आप प्रोग्राम डिजाइन में बस इतना समझिए कि ये जो प्रोग्राम फ्लो चार्ट होता है या एल्गोरिदम होता है, इन टूल्स का उपयोग करके प्रोग्राम को डिजाइन किया जाता है। तो आमतौर पे यहाँ पे देखिए बताया गया है कि जो हमारा प्रोग्राम डिजाइन होता है उसमें एक आर्किटेक्चर को बनाया जाता है, और आर्किटेक्चर आई होप कि आप सभी लोग को पता होगा, ठीक है, कि क्या होता है। अगला यहाँ पे देखिए कोडिंग दिया गया है। तो कोडिंग में हमने बताए थे कि हमने जो डिजाइन किया है, यानी जो हमारी डिजाइन की प्रक्रिया हुई है, ठीक है, जो हमारे पास डिजाइन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है उसके बाद हमारा वास्तविक प्रोग्राम लिखा जाता है, अर्थात कोडिंग की जाती है, ठीक है। तो ये हमारा कोडिंग होता है जिसमें कि हम लोग सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग को इंस्ट्रक्शन देते हैं, यानी सी लैंग्वेज पे हम लोग प्रोग्राम करते हैं। और इसमें महत्वपूर्ण स्टेप ये होता है, यह सबसे महत्वपूर्ण स्टेप होता है, क्योंकि यह प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें प्रॉब्लम को राइट करते हैं, और यह स्टेप सभी सिंटैक्स एरर जैसे स्पेलिंग गलती, कॉमन लगाना और यहाँ पे अनडिफाइंड लेबल आदि को हटाया जा सकता है। तो ये जो है हमारा कोडिंग जो है सबसे मुख्य फेज होता है। आगे हम लोग बात करेंगे डिबगिंग, क्योंकि ये डायरेक्ट पूछा जाता है, ये आप इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, ये आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा कि डिबगिंग क्या होता है, ठीक है। इसको हम लोग आगे भी पढ़ रहे होंगे, बट अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो डिबगिंग के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे कि ये जो अगला स्टेप है ये क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस स्टेप में प्रोग्राम में उपस्थित जो एरर होते हैं, ठीक है, डेडिकेटेड और करेक्ट किया जाता है। जैसे कि आप जब कोई प्रोग्राम करते हैं तो आप लोग को देखते होंगे कि जब प्रोग्राम आप हेलो वर्ल्ड का कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है, सिंपल ही प्रोग्राम ले लेते हैं, तो आपको देखते होंगे कि कोई आप कॉलम छोड़ देते हैं, ठीक है, कोई सेमी कॉलम छोड़ते हैं या कुछ भी, तो आपको क्या होता है, आपको एक एरर आ जाता है, ठीक है, एरर आ जाता है। अब उस एरर को करेक्ट करने के लिए डिबगिंग का यूज किया गया होता है। और ये देखिए यह एक महत्वपूर्ण प्रोसेस होता है डिबगिंग को, जो है प्रोग्राम वैलिडेशन भी कहते हैं। वैलिडेशन और एक वेरिफिकेशन दो पार्ट होता है। जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तब आप लोग को वहाँ पे बताया जाएगा कि जो है वैलिडेशन और वेरिफिकेशन क्या होते हैं। एक सेकेंड, इस तरह फेज होते हैं जिसको हम लोग एक वी करके होता है, तो इसको बोलते हैं वैलिडेशन, ठीक है, वी फॉर वैलिडेशन, और इधर होता है हमारा वेरिफिकेशन। तो वैलिडेशन के अंतर्गत में जो प्रोग्राम हम लोग शुरू से लेके अंत तक करते हैं और जितने भी स्टेप होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वैलिडेशन। और वेरिफिकेशन किसे बोलते हैं, तो वेरिफिकेशन के अंतर्गत में जितने भी स्टेप हमने यहाँ पे शुरू से लेके अंत तक कोई प्रोग्राम को बनाने के लिए करते हैं तो उसका जो टेस्टिंग की जाती है वो हमारा होता है वेरिफिकेशन। तो टेस्टिंग जो किया वो हमारा वेरिफिकेशन होता है। वैलिडेशन की बात करें तो ये हमारा क्या होता है, प्रोग्राम का एक एक स्टेप होता है, ठीक है। आईएमडी की क्लास जो है 6 के बाद चलेगी। चलिए, तो आई होप यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि जो हमारा डिबगिंग है वो क्या होता है। डिबगिंग देखिए हमारे इस प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं और यह देखते हैं कि जो प्रोग्राम दी गई है प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो डिबगिंग में हमने बताया अभी तो कि आपको एक तो जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो सारे प्रोग्राम को देखने को मिलते हैं, बाकी बात फिर टेस्ट करने को भी मिलते हैं। तो ये सारी जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना डिबगिंग का काम होता है। अब हमारा देखिए अगला है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन के अंतर्गत में क्या होता है कि इसमें हमारा डिबगिंग के बाद हमारा एक डॉक्यूमेंटेशन फेज होता है, जिसमें कि हम क्या कर पाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन जो होता है उन यूजर को हेल्प करता है जो कि सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को मेंटेन करते रहते हैं। जैसे कि आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं या कोई प्रोग्रामर होता है तो उसको क्या करना होता है कि उसको जैसे कि हर नए साल में या फिर हर नए 6 मंथ में 1 मंथ में उसको अपडेट करने होते हैं या मेंटेन करने होते हैं। तो कोई भी यूजर को किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए, ठीक है, यदि उसको मेंटेन करना है सॉफ्टवेयर के अंतर्गत में, प्रोग्राम के अंतर्गत में, तो ये डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होती है, एक फेज होता है।
इसमें देखिए यहाँ पे ये भी सुनिश्चित किया जाता है कि जो हमारा फ्यूचर में प्रोग्राम के कोई बदलाव करना हो तो उसे किस तरह से आसानी से किया जा सके, इसलिए हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इनके स्टेप थे। आई होप कि आप सभी लोग समझ रहे होंगे। अगला हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो हमारा मेंटेनेंस है। तो मेंटेनेंस में हमने बताया कि हम इसमें क्या करते हैं कि जो डेवलपर होता है, जो प्रोग्रामर होता है, वो इसमें अपडेट करता है। तो देखिए किसी भी प्रोग्राम को डेवलप करने का सबसे लास्ट स्टेप होता है मेंटेनेंस। इस फेज में प्रोग्राम को एक्चुअली यूजर के द्वारा यूज किया जा चुका होता है। ठीक है, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं कि यदि किसी यूजर को प्रोग्राम को यूज करने की कोई परेशानी आती है तो हम उसे सभी स्टेप को दोबारा से दोहराकर दोबारा से दोहराने की ज़रूरत होती है, जिससे कि हमारा जो प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉल्व की जाती है। जैसे कि आपका कोई नया अपडेट आ रहा है तो वो अपडेट आपको नहीं दिख पा रहा है। जैसे हमने व्हाट्सएप का उदाहरण दिया कि जैसे कि मैं पहले से इंस्टॉल किया हूँ और जो हमारा दोस्त है वो अभी इंस्टॉल किया है, तो मैं पहले से इंस्टॉल किया हूँ इसलिए मेरे में पेमेंट का ऑप्शन नहीं दे रहा था। मेरा दोस्त है उसको क्या हुआ कि वो नया में अभी अपडेट किया था तो उसको पेमेंट का ऑप्शन दे रहा था, जो नया फीचर आया व्हाट्सएप में। तो ये क्या हुआ कि यहाँ पे ये हो गया कि हमने उसको क्या किया, अपडेट किया, फिर से डिलीट करके फिर से अपडेट किया, तो अपडेट करने से हमें भी वापस आ गया। तो ये काम होता है मेंटेनेंस की। अगर सरल शब्दों में कहे, ठीक है, तो इस फेज का मतलब होता है प्रोग्राम को अपडेट किया जाना। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और यहाँ से आप लोग 5 नंबर ले सकते हैं। दूसरा हम बात करेंगे एल्गोरिदम की कि एल्गोरिदम क्या होता है। ठीक है, तो ये भी एक स्टेप ही होता है जिसको हम लोग एक एक स्टेप को फॉलो करके एक एल्गोरिदम की तरह उसको तैयार करते हैं। जब हम कभी प्रोग्राम करते हैं, ठीक है, तो प्रोग्राम करने से पहले उनको एक एक स्टेप में लिखते हैं। तो वो प्रोग्राम को अगर एक एक स्टेप में लिखते हैं तो वही हमारा एल्गोरिदम होता है। उसको अभी आगे हम लोग चलिए पढ़ रहे हैं। तो एल्गोरिदम जो है ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी सभी लोग नोट करके रख लेंगे कि एल्गोरिदम क्या होता है। तो एल्गोरिदम जो है यह एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है? स्टेप बाय स्टेप। हमने बताया ना अभी जो आपने प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए स्टेप पढ़े, उसी तरह ये भी स्टेप होता है, लेकिन इसका लिखने का तरीका जो है अलग होता है, क्योंकि यह एक एल्गोरिदम है जिसके माध्यम से आप प्रोग्राम को करेंगे। ठीक है, तो लिखने का इसका तरीका अलग होता है। तो वही कहा जा रहा है कि स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस होता है, या फिर कह सकते हैं एक फार्मूला होता है। जैसे कि आप कोई मैथ का सवाल जो है सॉल्व कर रहे हैं, तो उस मैथ का जो सवाल को सॉल्व कर रहे हैं तो आप लोग को एक फार्मूला दिया जाता है जिस पे आप लोग उस सवाल को लगाकर आप लोग क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। तो सेम टू सेम एल्गोरिदम के अंदर में यही होता है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिया रहता है। उस प्रोसेस को फॉलो करके हम अपने प्रोग्राम को लिख सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ें कहा जा रहा है कि हम देखिए जिन नियमों को एक के बाद एक लिखते हैं और हर एक नियम स्टेप कुछ ना कुछ ऑपरेशंस को दर्शाते हैं। इन नियमों के जरिए जो प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन निकलते हैं वही हमारा क्या होते हैं, एल्गोरिदम होते हैं। अब एक बात यहाँ पे और ध्यान में रखना है कि एल्गोरिदम के अंतर्गत में ये चीज़ होता है कि कोई भी स्टेप जो होती है वो हर स्टेप कुछ ना कुछ उसके बारे में डिफाइन करता है। ऐसा नहीं कि एक ही स्टेप आप बार बार लिखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आप जितने स्टेप लिखते हैं उसमें कम से कम 5-7 स्टेप होते हैं, तो 7 स्टेप ही लिखते हैं तो सातों का मतलब होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसका मतलब नहीं होता है। अब कैसे समझेंगे, चलिए आगे समझते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप है उसको हमारा है स्टार्ट। ठीक है, जहाँ पे हम लोग अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं तो हम लोग सबसे पहले जो फेज लिखते हैं या फिर जब सबसे पहले जो एल्गोरिदम में लिखते हैं वो लिखते हैं स्टार्ट। दूसरा हम लोग लिखते हैं डिक्लेरेशन वेरिएबल नंबर। यहाँ पे हम अपने वेरिएबल नंबर को डिक्लेयर करते हैं, जो कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कुछ भी हो सकता है, सम भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को डिक्लेयर करने होते हैं दूसरे में डिक्लेयर वेरिएबल नंबर। तो ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया। नंबर 3, रीड वैल्यू नंबर एंड ए एंड बी। मतलब कहने का मतलब है कि हमारा जो वैल्यू है उसको यहाँ पे तीसरे स्टेप में रीड कर रहे हैं। सबका मतलब अलग अलग हो रहा है। ठीक है, हम तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट किए हैं प्रोग्राम को, फिर इसके बाद फिर हम यहाँ पे वेरिएबल नंबर दिए हैं। वेरिएबल नंबर देने के बाद हम क्या कर रहे हैं, उस वेरिएबल नंबर को या वैल्यू को क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा कीबोर्ड से नंबर एंटर होता है।
ठीक है, इसके बाद रीड की जाती है। अगला देखिए स्टेप दिया गया है जो कि हमारा चौथा स्टेप है, ऐड नंबर 1 एंड 2। यदि आप किसी भी तरह से आप दो नंबर को जोड़ रहे हैं, यानी दो नंबर के सम को क्या बोलते हैं स्टोर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सम इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। यानी यहाँ पे जो हमारा स्टेप नंबर 4 है उसमें हम लोग ये दर्शाएंगे कि हमारा जो क्या बोलते हैं सम निकालने हैं तो नंबर 1 और नंबर 2 को ऐड करने होंगे। तो स्टेप नंबर 4 में ये दर्शा रहा है। अगला हम लोग बात करेंगे स्टेप नंबर 5। तो स्टेप नंबर 5 में हमारा डिस्प्ले सम है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो रिजल्ट है वो डिस्प्ले हो जाता है, जैसे कि हमने 2 प्लस 2 को जोड़ा है, ठीक है, 2 प्लस 2 को जोड़ा है, ठीक है, तो चौथा स्टेप था। अब हमारा डिस्प्ले सम, अगर हम डिस्प्ले कर रहे हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 4, तो ये हमारा डिस्प्ले हो गया। और जब हमारा डिस्प्ले यानी आंसर आ गया तो हम क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे, यानी हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाता है जो हमने प्रोग्राम को लिखा है। तो इस तरह से कुछ एल्गोरिदम लिखे जाते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आप लोग ऐसे ही लिखेंगे। तो जिसको इसको पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है, और जितने लोग भाई चैनल पे नए आते हैं, विजिट करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहेंगे, ठीक है। आगे भी आपके क्लास जो है यहीं पे आपको फ्री प्रोवाइड होते हैं। अब उस वही चीज़ जो लिखी गई है वही चीज़ यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 में शॉर्टकट लिखा गया है। वो प्रोग्राम किसी भी तरह से हो सकता है। आप किसी भी तरह से एग्जाम्पल दे सकते हैं कि यदि आपको एल्गोरिदम पूछा जा रहा है कि एल्गोरिदम क्या होता है। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में मेरा स्टार्ट ही होता है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट ही लिखेंगे। अब वो प्रोग्राम कर क्या रहा है, अब उस पे बेस होता है। तो रीड द नंबर को यहाँ पे देखिए पढ़ रहा है, यहाँ पे इंटेलिज कर रहा है, ठीक है, तीसरा पे स्टेप पे चौथा पे रिपीट कर रहा है, पांचवा पे फैक्ट कर रहा है, फिर छठवां पे। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे और हमारा जो है स्टेप लास्ट में जो हमारा स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा 7वां में प्रिंट कर दिया गया है, वहाँ पहले ही प्रिंट कर दिया गया था। तो वो प्रोग्राम कैसा है उस पर निर्भर करता है। उसी प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग एल्गोरिदम को लिख सकते हैं। तो जो सबसे पहले हमने एग्जाम्पल बताया वो बहुत ही सिंपल है, उसको आप रट भी सकते हैं। अब हम लोग आते हैं फ्लो चार्ट पे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि फ्लो चार्ट क्या होता है, किस तरह से बना सकते हैं हम लोग फ्लो चार्ट को, ठीक है। तो सभी लोग इसको इंपॉर्टेंट लगा लेंगे कि फ्लो चार्ट क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे जब भी कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम बनाया जाता है तो हम उस प्रोग्राम को बनाने के लिए एल्गोरिदम को ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। आप सभी लोग को पता है, अभी हमने जस्ट नाउ बताया कि अगर हम किसी कंप्यूटर के अंदर में कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें प्रोग्राम को बनाने के लिए कोई एल्गोरिदम की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इन एल्गोरिदम को सीधा ही प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि उसके पहले कुछ स्टेप होते हैं जिनको फॉलो करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एल्गोरिदम लिखते हैं। तो उनका जो स्टेप होता है वो होता है क्या, वो स्टेप होता है हमारा फ्लो चार्ट। देखिए एल्गोरिदम का प्रोग्राम में प्रयोग करने से पहले इन्हें कंप्यूटर में ग्राफिकल रूप से रिप्रेजेंट किया जाता है। एल्गोरिदम इस ग्राफिकल रिप्रेजेंट को ही फ्लो चार्ट कहा जाता है। अब कैसे ग्राफिकल के रूप में प्रयोग किया जाता है आइए नीचे समझते हैं, ठीक है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप लोग यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि जो हमारा फ्लो चार्ट होता है, ठीक है, वो किस तरह से हमारा सिंबल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। फ्लो चार्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए इसमें सिंबल का प्रयोग किया जाता है। इसके फ्लो चार्ट को देखकर हम लोग फाइनल प्रोग्राम को कैसे बना सकते हैं वो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं। इसके जैसे कुछ क्या बोलते हैं टाइप होते हैं जिनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि पहला जो नाम होता है उसको बोलते हैं टर्मिनेटर, दूसरा होता है प्रोसेस, एरो, डिसीजन, इनपुट आउटपुट और यहाँ पे सब प्रोग्राम। तो कुछ ये स्टेप हैं, इनके 6 स्टेप हैं जिनको फॉलो करके हम लोग सिंबल के द्वारा बनाते हैं। तो सबसे पहले टर्मिनेटर जो सिंबल होता है वो क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। तो ये देखिए सबसे पहला फेज होता है टर्मिनेटर जो होता है, ये सबसे पहला हमारा प्रोग्राम का या फ्लो चार्ट का फेज होता है, ठीक है, जो कि टर्मिनेटर सिंबल यह दर्शाता है कि फ्लो चार्ट के अंदर जो प्रोग्राम शुरू हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है और ये ख़त्म हो रहा है तो कहाँ से हो रहा है, ठीक है, और ये ख़त्म कहाँ पर हो रहा है, यानी यह हर प्रोग्राम को शुरू और अंत में दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। तो टर्मिनेटर आई होप कि यहाँ पे याद रख लीजिएगा कि जो हमारा टर्मिनेटर सिंबल होता है इसका यूज हम लोग तब करते हैं जब हमारा कोई प्रोग्राम को शुरू करना होता है या फिर अंत करना होता है। तो वहाँ पे हम लोग टर्मिनेटर सिंबल का यूज करते हैं और कुछ इस तरह से ये बनाई जाती है। देखिए यहाँ पे पहले ऐसे लाइन खींच लीजिएगा, यहाँ पे हो गया और इस तरह से यहाँ पे बना दीजिएगा, ठीक। तो ये आपका टर्मिनेटर फ्लो चार्ट होता है, कुछ इस तरह से बनता है। आप लोग इसको रट के जाएंगे। नंबर 2 प्रोसेस सिंबल, ये क्या काम करता है,
प्रोसेस सिंबल। तो ऐसे ही आप सभी लोग को पता है कि अगर यदि हम लोग प्रोग्राम में आगे बढ़ चुके हैं तो अगला हमारा जो स्टेप होने वाला है वो है प्रोसेस, क्योंकि बिना प्रोसेस का तो काम होता नहीं। तो यह देखिए रेक्टेंगल शेप होता है, यानी रेक्टेंगल की तरह इसको दिखाया जाता है, जो कि हम प्रोग्राम को बना रहे होते हैं और प्रोग्राम में कोई ना कोई प्रोसेस होता ही है। ठीक है, आप सभी लोग को पता है कि कोई भी प्रोग्राम हम करेंगे तो उसमें बिना प्रोसेस का तो आगे बढ़ेगा नहीं, तो कोई ना कोई प्रोसेस होता ही है। अधिकतर यह प्रोसेस एक से अधिक स्टेप के हो सकते हैं। तो प्रोसेस सिंबल हमारे फ्लो चार्ट में उन प्रोसेस को, स्टेप को दर्शाने के लिए काम आते हैं। जैसे कि इसको रेक्टेंगल में हमने बताया आपको कि कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा दूसरा होता है जो कि ये प्रोसेस के लिए काम आता है। नंबर 3, एरो सिंबल। तो यहाँ पे हमारा एरो सिंबल, आई होप कि एरो से आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा कि ये सिंबल क्या होता है। हम लोग किसी भी फ्लो चार्ट को दिखाने के लिए कि ये किस साइड में हमारा स्टेप हो रहा है, उस साइड को दर्शाने के लिए एरो सिंबल का यूज किया जाता है। जैसे कि हमने पहला लिखे, फिर दूसरा हमने लिखे, तो यहाँ पे हम लोग एक एरो का यूज करते हैं। ये जो है हमारा एक एरो हो गया, तो ये दर्शा रहा है, ये आपको यहाँ पे देखिए ये दर्शा रहा है कि हमारा किस तरह से है, नीचे का स्टेप लिया गया है। तो एरो सिंबल जो है यही दर्शाने के लिए, मैंने किस दिशा में कौन सा स्टेप जा रहा है उस दिशा को दर्शाने के लिए एरो सिंबल का यूज किया गया होता है। मोबाइल बजत रहा था। अगला हमारा जो सिंबल है उसको बोलते हैं डिसीजन सिंबल। इसमें क्या होता है कि एक डायमंड जैसी शेप होती है, जिसमें कि किसी का नाम से पता चल रहा है कि सिंबल का प्रयोग कहाँ पे किया जा सकता है। जैसे कि यह फ्लो चार्ट के प्रोग्राम में होने वाले किसी डिसीजन को लेना है, ठीक है, कोई भी हमको डिसीजन लेने हैं तो उसके लिए यूज किए गए होते हैं। जैसे कि आपने स्टेटमेंट पढ़ा होगा, कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ा होगा, जिसमें कि लूप पढ़े होंगे, इफ हो गया, इफ एल्स हो गया। ठीक है, तो जितने भी आपने डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़े हैं उसी में यूज किए गए होते हैं, जो कि कुछ आपको इस तरह से दिख रहे हैं। जो नो नहने आका तीनो भगवान हरन हे भगवान हरन धर्मेंद्र तिवारी जो नहीं इतना मालूम है जो नो तू धर्मेंद्र दिगमा है ना, मुझे दिगमा अम्मा है दिगमा तार तार नहीं ही खानदान का जिक्र मुझे नहीं वहां से नहीं खानदान का। अरे वाला हम लोग गद्दी पे तिवारी के आई है ना, दिगमन के गद्दी पे आई है ना। तो ये जहाँ पे कंडीशन होते हैं वहाँ पे यूज किए जाते हैं। आप लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं इफ स्टेटमेंट क्या होता है, तो उसमें आपको ये फिगर जो है देखने को मिलेंगे। हाँ, सोमवार की बात, सोमवार के बाद फिर सेकेंड सेमेस्टर खत्म, फिर तुम बैक लगा होगा। तो वहाँ पे हम लोग डिसीजन को लेने के लिए इसको यूज करते हैं। अब हमारा जो अगला स्टेप आ रहा है वो हमारा है 5वां, इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम। इसमें क्या होता है कि यह सिंबल एक पैरेलल की तरह होता है, जो कि सिंबल इसका उपयोग वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे कि हम लोग को ये दिखाना होता है कि जो हमारा यूजर की इनपुट है वो कैसी लेनी है और यूजर का आउटपुट कहाँ पे दिखाने हैं। माने कि अगर हम लोग को किसी भी यूजर का इनपुट लेना हो और किसी का आउटपुट दिखाने हो तो हम लोग इसका यूज करते हैं, जो कि इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। ये भी आपको रेक्टेंगल की ही तरह है, बस इसमें थोड़ा सा फर्क है कि इसकी जो लाइनिंग है थोड़ी सी टेढ़ी है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इनपुट और आउटपुट के लिए यूज कर सकते हैं। सब प्रोग्राम सिंबल, ये हमारा लास्ट सिंबल होता है। ठीक है, सब प्रोग्राम सिंबल ये हमारा लास्ट सिंबल होता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सब रूटीन सिंबल। क्या बोलते हैं? सब रूटीन सिंबल बोलते हैं। इसका हम लोग यूज कब करते हैं? जब भी हमें अपने प्रोग्राम में किसी दूसरे प्रोग्राम को रिप्रेजेंट बनाना पड़ता है या रिप्रेजेंट करने होते हैं, तो एक समय
दूसरे प्रोग्राम को दर्शाने के लिए सब प्रोग्राम सिंबल का यूज किया गया होता है। तो यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो ये हमारा क्या होता है, अगर हम लोग को किसी भी जैसे जो सब प्रोग्राम सिंबल है, अगर हमारा कोई एक प्रोग्राम है और एक ही समय पे उस समय में दूसरे प्रोग्राम को अगर दर्शाने हैं तो उसके लिए हम लोग सब प्रोग्राम सिंबल का यूज करते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे फ्लो चार्ट के बारे में, ठीक है, कि हमारा जो फ्लो चार्ट है उसके कितने टाइप हैं। अभी हमने फ्लो चार्ट के बारे में समझे, अब उसके कितने टाइप होते हैं इसके बारे में यहाँ पे हम लोग समझेंगे। तो फ्लो चार्ट जो होते हैं वो बेसिकली आपको 4 टाइप से पढ़ने हैं, ठीक है। फ्लो चार्ट जो है, फ्लो चार्ट का जो टाइप्स है वो 4 टाइप से है। तो यहाँ पे फ्लो चार्ट के जो टाइप बनते हैं वो 4 टाइप से बनते हैं। पहला जो बनता है उसको बोलते हैं प्रोसेस फ्लो चार्ट, प्रोसेस फ्लो चार्ट। दूसरा हमारा होता है डेटा फ्लो चार्ट, बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग, और ये देखिए हमारा लास्ट जो है वर्क फ्लो चार्ट, ठीक है। ये 4 टाइप के हमारा फ्लो चार्ट के टाइप होते हैं। हमने फ्लो चार्ट के जो स्टेप थे वो भी हमने बताया, कौन कौन से सिंबल यूज किए जाते हैं, किस तरह से की। गोत्र कौन होता है? गोत्र सांडिल है कि चप्पल नहीं है? सैंडल है नो, चप्पल नहीं। कहाँ गोत्र का है? हमें भाई समझ रहे अच्छा हमारे लोग का सावन को सबसे माधुर छोटी वाली। कौन आए होते हैं तिवारी है, बड़ा मार पता नहीं कहाँ है आज। भगवान जाना तो भगवान जब पृथ्वी पे अवतार ले रहे तब बाल निका तोड़े रहे। पहिला से पास से पहाड़े बहे, दूसरा से डूबे बहे, तीसरा से इनका जो बात रहते सब पागल, चौथा से चौके, पांचवा से सबसे बड़ा तिवारी होती समझ लो। हीरो के बाद जो होते तो सबसे बड़ा तिवारी होती धतूरा। धतूरा है काहे हम लोग है सिग्मा ही बड़ा रहती सबसे। निगमा है, निगमा। तुम बच्चे जाना था ना 3 में है ना 13 में है। तुम बच्चे 13 में के बाद है। चलो ना 3 में हम बचे तो 3 13 में है। अब गूगल पे बोला सर्च कर, जाए सर्च कर तुरंत आ जाए निगमा। निगमा किए जाते हैं, उन्हीं सिंबल का जो यूज किया जाता है टाइप के अंदर में यूज किए गए होते हैं, जिसको हम लोग सबसे पहले प्रोसेस फ्लो चार्ट के अंदर में लिखते हैं, फिर डेटा फ्लो चार्ट के अंदर में, फिर बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग डायग्राम के अंदर में, फिर लास्ट हमारा होता है वर्क फ्लो चार्ट। जो कि आपसे ये क्वेश्चन शायद ना पूछा जाए, वैसे हमने यहाँ पे ले लिए हैं, तो इसको आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा कि ये क्या होता है, कि इस तरह से बनते हैं। वैसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, हो सकता है इसमें से एक चीज़ पूछा जाए कि डेटा फ्लो चार्ट किस तरह से बनते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग जान लेते हैं कि डेटा फ्लो चार्ट क्या किस तरह से बनते हैं। यह डेटा फ्लो चार्ट यह दर्शाता है कि प्रोग्राम के अंदर डेटा किस तरीके से प्रोसेस किया जा रहा है। इसकी हेल्प से हम देख सकते हैं कि जो हमारा प्रोग्राम है डेटा कहाँ पे आएगा और उसके बाद कहाँ पे जाएगा। तो डेटा फ्लो चार्ट के अंतर्गत में यही चीज़ देखने होते हैं, एनालाइज किया जाता है कि हमारी डेटा कहाँ आ रही है और कहाँ जा रही है और किस तरह से वर्क कर रही है, ठीक है। तो इसका कुछ इस तरह से यहाँ पे फिगर बनाए गए हैं। ये हमारा प्रीवियस दिया गया है, मेक एंड एडिट दिया गया है, और यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है सीक द कंपेरिजन्स, फिर डू यू एग्री विथ द चेंज, फिर
न्यू कोई कंज्यूम है तो उसके लिए एग्री किया गया है। यहाँ पे कंडीशन लगाए गए हैं एस और नो के। ठीक, तो इस तरह से इसको यहाँ पे फिगर आप सभी लोग बना लीजिएगा। ये क्वेश्चन शायद ही पूछा जाए, वैसे नहीं पूछा जाता। चार्ट के जो है कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं कि किस तरह से बनते हैं। तो फ्लो चार्ट आप इस तरह से डिजाइन करके बना लेंगे, जो अभी हमने शुरू से अभी आप सभी लोग को बताया। स्टार्ट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कौन सिंबल से करते हैं, इस सिंबल से करते हैं। ठीक है, इस तरह से स्टार्ट हो गया। यदि कंडीशन देने हैं तो कंडीशन इस तरह से होते हैं। ठीक है, अगर आपको कंडीशन नहीं देने हैं, आगे आपको दूसरा चीज प्रोसेस करना है तो उसके लिए दूसरे सिंबल होते हैं। तो आप एक यूजली बनाकर दिखा सकते हैं कि किस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो अब हमारा लेसन नंबर 2 स्टार्ट होगा, स्ट्रक्चर, सी प्रोग्रामिंग में स्ट्रक्चर के बारे में। तो इतना सभी लोग को क्लियर हो गया कि नहीं, एक बार कमेंट करके सभी लोग बताएंगे। लेसन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, मतलब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बाजा बाजन नो हाँ बारिश होता है। अजय टिम्मा तिवारी है, काले से तू पीढ़ी हो। क्या करें कि मैं बोला पानी कहाँ रखें? 7:45 चलो समझ में आ गया, बहुत ही अच्छी बात है। स्नेहा सिंह ने बताया कि समझ में आ गया, क्योंकि आप अगर पढ़े होंगे पहले से तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। और जो क्वेश्चन हमने बताया वही सारे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि हमारा लेसन नंबर 2 में दिया गया है कि सी प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर आपका प्रोग्रामिंग का मतलब चैप्टर का नाम है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यही देखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए, स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है, जो कि पहले यूजर के द्वारा डिफाइन किया जाता है। क्या होता है? यूजर डिफाइंड डेटा। जैसे कि कोई भी प्रोग्रामर जो होता है जब प्रोग्राम करता है तो उस समय वो डेटा को डिफाइन करता है। क्या करता है? डेटा को डिफाइन करता है, तो उसे ही हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। सभी को समझ में आ रहा है? स्ट्रक्चर के अंतर्गत में क्या होता है? स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर एक प्रकार का यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। अब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्या होता है कि जो यूजर होता है वो प्रोग्राम कर रहा होता है। जब वो प्रोग्राम कर रहा होता है तो उसको कोई चीज़ डिक्लेयर करना होता है, वहाँ पे डिफाइन करने होते हैं, तो वो अपने आप कर लेता है। वो पहले से मतलब प्री डिफाइंड नहीं होते हैं। ठीक है, वो यूजर डिफाइन करता है। तो अगर कोई यूजर डिफाइन कर रहा है तो उसी को बोलते हैं यूजर डिफाइन। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि हम अलग अलग डेटा टाइप के वेरिएबल्स को, ठीक है, कंबाइन करके सिंगल डेटा टाइप की तरह, मतलब इसमें बहुत सारे जो डेटा होते हैं उनके टाइप्स को कंबाइन करके, ठीक है, वेरिएबल्स को कंबाइन करके एक सिंगल डेटा टाइप की तरह यूज कर सकते हैं। इसलिए हमारा जो है स्ट्रक्चर का यूज किया गया होता है। अब यहाँ पे जो हमारा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर डेटा टाइप, अलग अलग डेटा टाइप के वेरिएबल्स को ग्रुप के बनाया जाता है। इसलिए स्ट्रक्चर के सिंगल वेरिएबल में अलग अलग डेटा टाइप को डेटा का स्टोर कर सकते हैं। तो यह एक तरीका होता है जहाँ पे कि हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने पढ़ा होगा डेटा टाइप में, जैसे इंटीजर टाइप का होता है, ठीक है, फ्लोट टाइप का होता है,
और या कैरेक्टर हो गया, स्ट्रिंग हो गया। तो इस टाइप के जितने भी डेटा टाइप होते हैं उन सभी को क्या करने होते हैं, स्टोर करने होते हैं। तो इन सभी प्रोग्राम स्ट्रक्चर को बनाया गया होता है। अब यहाँ देखिए हम लोग जो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग होता है सी के अंतर्गत में, अगर उसको हम लोग को डिफाइन करने हैं तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट कीवर्ड का यूज किया गया होता है, जो यहाँ पे लिखा गया है कि हम लोग को अगर स्ट्रक्चर डिक्लेयर करने हैं तो डिफाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पे STRUCT, ठीक है, स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। जो कि स्ट्रक्ट कीवर्ड जो है एक हेल्प से हम अलग अलग डेटा टाइप के वेरिएबल्स को ग्रुप करके एक नया डेटा टाइप को क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर कोई एक नया डेटा टाइप क्रिएट करने हैं तो हम लोग इस कीवर्ड का यूज करके कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा डिक्लेयर किया गया है सिंटैक्स, जो कि सबसे पहले हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर का नाम दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा डेटा टाइप नंबर 1 और नंबर 2 यानी मेंबर 1 मेंबर 2 दिए गए हैं, जो कि यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं डेटा टाइप को। और यहाँ पे डेटा टाइप जो है कितने हो सकते हैं इसी स्ट्रक्चर के अंतर्गत में, तो यहाँ पे n तक दिए गए हैं। तो इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं, प्रोग्राम को लिख सकते हैं। और यहाँ आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि जो हमारा सी प्रोग्राम होता है, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। ये देखिए आपको पहले पूछा गया है, इसलिए सवाल मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये सवाल जो है बार बार पूछा जाता है, ठीक है, कि हमारा जो हेलो वर्ल्ड होता है उसका प्रोग्राम सी लैंग्वेज में किस तरह से लिख सकते हैं, या सी प्रोग्राम जो है उसको पहला जो स्टेप होता है वो किस तरह से होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो सभी लोग नोट करके रखेंगे कि हेलो वर्ल्ड किस तरह बनाते हैं, किस तरह से इसका स्टेप होता है, किस तरह से हम लोग कंपाइल करते हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो सी भाषा में ABCD शुरू करने से पहले, इसका मतलब है प्रोग्रामिंग शुरू करने से पहले, गलत मत समझिएगा। सी भाषा में यहाँ पे लिखा गया ABCD शुरू करने से पहले, मतलब ये बोला गया है कि प्रोग्रामिंग शुरू करने से पहले हमें ये सीखना होता है कि सी प्रोग्राम को कैसे लिखना होगा, कंपाइल करना और उसको कैसे चलाना होता है, ठीक है। हम लोग किस तरह से चलाएंगे, किस तरह से प्रोग्रामिंग करेंगे, वो हमको सबसे पहले सीखना होता है। देखिए यहाँ पे पहले सी प्रोग्राम को लिखने के लिए सी कंसोल खोलने के लिए बोला गया है। इसके बाद हम लोग वहाँ पे कोडिंग करेंगे। कोडिंग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ स्टेप दिए गए हैं, इन स्टेप को फॉलो करके हम प्रोग्राम को लिखते हैं सी के अंदर में। अभी ये आप लोग प्रोग्राम को देख लीजिए, इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। अभी जैसे आप लोग को दिमाग में ये डाउट चल रहा होगा कि हमारा हैज इंक्लूड ये studio.h क्यों लिखा जाता है, ये हम लोग इंट जो है यहाँ पे मेन फंक्शन का यूज़ क्यों किए गए हैं, ये इंट क्यों किया गया है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डेटा टाइप को इंट क्यों लिखे हैं, प्रिंट हेलो क्यों लिखा है, हेलो सी लैंग्वेज की गया है, रिटर्न 0 क्या है, ये सारी चीज़ आपके दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग एक एक करके भी डिफाइन करेंगे। इसको आप लोग प्रोग्राम को रख लीजिएगा, क्योंकि आपको अगर कहीं पे भी इस तरह को लिखने को मिले, हेलो सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखना हो, ठीक है, हेलो का कि हेलो प्रिंट कराना है, तो आप लोग इस तरह से प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा फर्स्ट है, ये ऊपर वाला हैज इंक्लूड, ये क्यों होता है, किस लिए यूज किए गए होते हैं। तो हमने एक एक बारीकी करके यहाँ पे एक एक समझाने की कोशिश की है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा गया है हैज इंक्लूड .h, ठीक है। तो ये देखिए हमारा ब्रैकेट के अंदर में है, जिसमें कि हमारे ये क्या होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शन शामिल होते हैं। इसके अंदर में क्या होते हैं कि हमारा जो भी इनपुट होता है, ठीक है, और आउटपुट होते हैं, उसके जितने भी लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं वो हमारे हैज इंक्लूड के अंदर में शामिल होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे हमारा जो प्रिंट फंक्शन होता है, प्रिंट फंक्शन को studio.h को परिभाषित करने के लिए यहाँ पे लिखे जाते हैं। जैसे कि हमने कोई प्रिंट दिया है, जैसे कि हेलो वर्ल्ड या फिर हेलो वर्ल्ड या हेलो सी लैंग्वेज, ये हमने प्रिंट करवाए हैं। तो प्रिंट जो फंक्शन है उसको परिभाषित करने के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए studio.h का यूज किया गया होता है। तो आई होप कि यहाँ पे समझ गए होंगे कि हैज इंक्लूड जो होता है, इसका इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब हमारी कोई भी इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शन को शामिल करना होता है। और studio.h जो है, अगर इसको हम लोग परिभाषित करनी है, प्रिंट कराने हैं कोई भी चीज़ को, तो उसके लिए हम लोग इसको यूज किए गए होते हैं। तो यहाँ पे आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे कि इस प्रोग्रामिंग में
जो यहाँ पे प्रोग्रामिंग लिखा गया है इसमें आप लोग ये हैच इंक्लूड जो है किस लिए यूज किए गए होते हैं और studio.h के यूज किए गए होते हैं। जैसे यहाँ पे हमको प्रिंट क्या कराना था, यहाँ पे 3 में प्रिंट कराना था हमको कि प्रिंट हेलो सी लैंग्वेज, तो इसको प्रिंट कराने के लिए, इसको परिभाषित करने के लिए हमारा studio.h का यूज किया गया है और यहाँ पे हमारा है हैच इंक्लूड। ठीक है, तो कोई भी हैच इंक्लूड के अंदर में जैसे कोई भी चीज़ हमको इनपुट करना है, आउटपुट देना है, इन सभी को परिभाषित करने के लिए हैच इंक्लूड का यूज करते हैं। अब यहाँ पे आगे हमारा जो अगला स्टेप है, यहाँ पे अगला स्टेप था हमारा इंट मेन फंक्शन। तो ये क्यों देते हैं भैया, तो यहाँ पे हम लोग अपने डेटा टाइप को क्लियर करते हैं, यहाँ पे डिफाइन करते हैं। जैसे कि हमारा डेटा टाइप कोई भी हो सकता है, जैसे कि इसमें जो हमारा डेटा टाइप है इसमें हमारा क्या हो सकता है, इसमें हमारा इंटीजर टाइप का हो सकता है क्योंकि इंट दिया गया है तो इंटीजर टाइप का हो सकता है। ठीक है, और इसमें और दूसरा भी दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, फ्लोटिंग दे सकते हैं, स्ट्रिंग दे सकते हैं। तो किसी भी तरह के डेटा टाइप यहाँ पे हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए ये दिया गया होता है यहाँ पर डेटा डिक्लेयर करने के लिए। प्रिंट हो गया, रिटर्न हो गया, तो इसी तरह सारे स्टेप दिए गए हैं। आगे देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि जो हमारा इंट मेन फंक्शन होता है, सी भाषा में मेन फंक्शन का हर कार्यक्रम को प्रवेश या पॉइंट करने के लिए यूज किए गए होते हैं। यहाँ पे कि प्रिंट फंक्शन का उपयोग करके कंसोल्स पर डेटा प्रिंट करने के लिए यूज किया गया होते हैं। तो डेटा के लिए यूज करने के लिए हम लोग यहाँ पे इसको यूज किए गए होते हैं। 4th सेमेस्टर वालों को हमने बता दिए हैं, शिवपूजन प्रजापति या निखिल जो भी कमेंट कर रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का क्लास, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्लास रात को 10 बजे के बाद चलेगा। ठीक है, या 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग पहले कमेंट कर देना, मुझे याद आ जाएगा तो मैं 9 बजे से स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रिटर्न आता है, रिटर्न 0 स्टेटमेंट। तो इसमें क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को एग्जीक्यूशन करने के बाद स्टेटस क्या दे रहा है, जैसे कि हमारा जो वैल्यू है 0 दे रहा है या फिर हमारा 1 दे रहा है, तो इन सभी के लिए उपयोग करने के लिए रिटर्न 0 का यूज किए गए होते हैं। अब बोर्ड पे पढ़ाई कीजिए, बोर्ड पे पढ़ाने के लिए इतना टाइम चाहिए ना, आप सभी लोग के पास तो टाइम है नहीं। तो यहाँ पे अब हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट। ये कंट्रोल स्टेटमेंट जो है ये लेसन नंबर आपका 3 है शायद। ठीक है, लेसन नंबर 2 जो है ये भी कंप्लीट हो गया। अब लेसन नंबर 3 जो है कंट्रोल स्टेटमेंट है आपका। तो कंट्रोल स्टेटमेंट से शायद आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा पूछा जाएगा, कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है। ये लेसन नंबर आपका 3 है, आप सभी लोग नोट कर लेंगे। लेसन नंबर 3 है कंट्रोल स्टेटमेंट, क्योंकि कंट्रोल स्टेटमेंट से बस 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इसके 2 ही टाइप होते हैं, तो आपके इसमें ज़्यादा नहीं है, पूछे जाएंगे। अब बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा, अभी उसके लिए कैपेबल होने दीजिए, बोर्ड पे भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसके लिए डिजिटल बोर्ड चाहिए। तो अगला ये लेसन नंबर 3 है। तो लेसन नंबर 3 में क्या क्या आने वाले हैं वो 2 चीज़ आप नोट कर लेंगे यहाँ पे। पहला तो यहाँ पे ये समझेंगे कि कंट्रोल स्टेटमेंट होता क्या है। तो प्रोग्रामिंग भाषा में प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन यानी रन करने के फ्लो को नियंत्रित करने के लिए जो स्टेटमेंट का यूज किए गए होते हैं उसको स्ट्रक्चर प्रोग्राम के लिए उन्हें कंट्रोल स्टेटमेंट बोला जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब हम कभी प्रोग्राम करते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर में, तो जैसे कि क्या होता है कि एग्जीक्यूशन टाइप, अगर हम लोग को उस डेटा को फ्लो नियंत्रण करना है यानी अगर उसको हम लोग को कंडीशन के हिसाब से काम कराना है तो इसका हम लोग यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कंट्रोल स्टेटमेंट 2 टाइप से आपको पढ़ने को मिलने हैं और 2 टाइप से आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है, ये पूछ सकता है, या पूछ सकता है आपसे ये कि कंडीशन स्टेटमेंट क्या होता है, लूप स्टेटमेंट क्या होता है। ये दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कंडीशन स्टेटमेंट और लूप स्टेटमेंट, ये दोनों में से किसी के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, जितने लोग यहाँ पे क्लास में जुड़ रहे हैं सभी लोग क्लास को लाइक करेंगे। ठीक है, सभी लोग भाई क्लास को लाइक करेंगे।
तो यहाँ पे हमने क्या बताया आपको कि कंट्रोल स्टेटमेंट दो टाइप से आपको पढ़ने हैं, जो कि सबसे पहले आपको पढ़ने हैं कंडीशन स्टेटमेंट और दूसरा पढ़ना है लूप स्टेटमेंट। इसमें हमारा क्या होता है, कंडीशन स्टेटमेंट में हमारा कंडीशन चलते हैं, लूप स्टेटमेंट में हमारा लूप चलता है। अब ये कितने टाइप के होते हैं वो आगे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कंडीशन स्टेटमेंट, ठीक है, सभी लोग नोट करते चलेंगे, ये आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा कि कंडीशन स्टेटमेंट में क्या क्या होते हैं। तो इसमें हमारा होता है इफ एल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले दिया गया है इफ स्टेटमेंट। क्या होता है, इफ स्टेटमेंट। तो ये कंडीशन के अंदर में आते हैं, कंडीशन स्टेटमेंट के अंदर में आते हैं। तो सबसे पहले हमारा इफ स्टेटमेंट दिया गया है कि इफ स्टेटमेंट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार फिर से सभी लोग को क्लियर करा देता हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर इफ स्टेटमेंट के बारे में समझते हैं कि इफ स्टेटमेंट होता क्या है। तो इफ स्टेटमेंट में एक ऐसा कंट्रोल स्टेटमेंट होता है जिसका प्रयोग हम लोग विशेष कंडीशन को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है कि यदि कोई कंडीशन केवल एक ही बार एग्जीक्यूट होती है, जबकि कंडीशन क्या होती है, सत्य होता है, इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, वो एग्जीक्यूट नहीं होता। इसका कहने का मतलब है कि इफ स्टेट के अंतर्गत में, इफ स्टेटमेंट के अंतर्गत में कंडीशन जो है अगर ट्रू हुआ, ठीक है, तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और फॉल्स हुआ तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो इफ स्टेटमेंट के अंदर में ये आ जाता है। तो इस बड़ा किले बैठा हो, बहुत किले बैठ गया था। आगे लगाए हैं में कंडीशन को एक ही बार क्या होती है, एग्जीक्यूट होती है। एक बार एग्जीक्यूट होने के बाद ये क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। यहाँ पे आपको सिंटेक्स कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा होगा, जहाँ पे कि इफ का कंडीशन लगाया गया है यहाँ पे, ठीक है, इफ कंडीशन लगाए गए हैं, और इसके बाद बीच में हमारा स्टेटमेंट लिखा गया होता है। अब एक बार एग्जीक्यूट होगा, इसके बाद फिर ये क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अब यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से देखेंगे, यहाँ हमारा क्या हो रहा है, कंडीशन लग रहा है। सबसे ऊपर से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा होता है स्टार्ट। आप इस तरह से बनाओगे, यहाँ पे आपका स्टार्ट हुआ, अब यहाँ पे आपका कंडीशन चल रहा है। क्या चल रहा है, कंडीशन चल रहा है। तो हमने बताया कि आपका एक बार एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, यानी हमारा यहाँ पे ट्रू होगा तो स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट हो रहा है, और फिर हमारा क्या होगा, एक बार एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा यहाँ पे एंड हो जाएगा, ठीक है। एक बार हमारा
हमारा जो इफ के अंदर में होता है वो एक बार क्या होता है एग्जीक्यूट होता ही है, तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा फिर एंड हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप लोग डायग्राम बना सकते हैं इफ के अंदर। दूसरा हमारा है इफ एल्स स्टेटमेंट। दूसरा हमारा क्या है इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इसमें देखिए इफ और एल्स दोनों स्टेटमेंट का यूज किया गया होता है। तो इसमें देखिए क्या है कि किसी विशेष कंडीशन को टेस्ट करने के लिए इफ एल्स स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है। यदि कंडीशन सत्य है तो इफ का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और यदि कंडीशन असत्य है तो एल्स का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया जाता है। इसमें क्या हो रहा था, एक बात सभी लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा इफ स्टेटमेंट में क्या हो रहा था, ये एल्स भूल जाएंगे, ये वाला जो पार्ट है ये भूल जाएंगे। हम लोग पढ़ेंगे इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट में ये हो रहा था कि जो है कंडीशन ट्रू होने पे, ठीक है, कंडीशन सत्य होने पे एक बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जा रहा था। अब यहाँ पे हम लोग अब बात करेंगे यहाँ पे क्या इफ एल्स स्टेटमेंट की। तो सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि इफ एल्स स्टेटमेंट में ये होता है कि जब हम कंडीशन को टेस्ट करते हैं, अगर स्टेटमेंट कंडीशन जो होती है वो ट्रू हुआ तो इफ का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, मतलब जो इफ का स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद अगर कंडीशन असत्य हो जाती है, यानी अगर कंडीशन असत्य हो गई तो हमारा एल्स वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। इसके बाद हमारा प्रोग्राम जो है एंड हो जाता है। यहाँ पे कुछ इस तरह से प्रोग्राम दिए गए हैं। सबसे पहले कि यहाँ पे हमारा इफ का कंडीशन लगाया गया है। नंबर 2, यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट लिखा गया है जो हमने कंडीशन लगाए हैं उसके ऊपर। इसके बाद हमारा नंबर 3 यहाँ पे आएगा जो कि एल्स का यहाँ पे हमारा कंडीशन लगाया गया है, जो कि यहाँ पे हमारा नीचे स्टेटमेंट लिखा गया है। यहाँ पे हम स्टेटमेंट को लिखते हैं। स्टेटमेंट लिखने के बाद इसके बाद यहाँ पे हमारा एंड हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि ये जो है इफ का कंडीशन लगा है, अगर यहाँ पे जो हमारा स्टेटमेंट है क्या बोलते हैं ट्रू होता है तब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब रन हो जाएगा। इफ का कंडीशन अगर सत्य हो गया तो रन हो जाएगा, फिर ये जो पार्ट है एल्स वाला पार्ट है उसमें आ जाएगा। ये अगर फॉल्स हो गया, ऊपर ध्यान में रखिएगा कि अगर ये फॉल्स हो गया, इफ का जो कंडीशन अगर फॉल्स हो गया तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो ट्रू होना ही चाहिए। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि इफ वाला जो पार्ट है ये एग्जीक्यूट होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। ट्रू नहीं हुआ तो फॉल्स हो गया तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, और ट्रू हो गया तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर ये दूसरे पार्ट में आ जाएगा एल्स वाले पार्ट में। अगर इसका स्टेटमेंट जो है फॉल्स हो गया तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस तरह से ये काम करता है। कुछ फिगर आप इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पे आप स्टार्ट करेंगे, सबसे ऊपर में कंडीशन लगाएंगे, 2 कंडीशन लगाएंगे क्योंकि 2 स्टेटमेंट हमारा बन रहा है। पहला तो हमारा स्टेटमेंट इफ का बन रहा है और दूसरा हमारा बन रहा है एल्स का। अगर कंडीशन यहाँ पे देखिए, कंडीशन अगर हमारा ट्रू होगा तो हमारा ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट जो है ये हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, इफ वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, और अगर हमारा यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो हमारा स्टेटमेंट ट्रू यानी एल्स वाला पार्ट जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो प्रोग्राम होता है वो रन होगा, मतलब एंड हो जाएगा। प्रोग्राम हमारा क्या हो जाएगा एंड हो जाएगा। तो इस तरह से ये काम करता है और इस तरह से फिगर बना सकते हैं। आगे हमारा है स्विच स्टेटमेंट। क्या है अगला? स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, तो स्विच स्टेटमेंट क्या होता है? एक मल्टी वे ब्रांच स्टेटमेंट होता है जिसमें कि हम लोग बार बार चीज़ों को यानी काफ़ी चीज़ों को मतलब क्या बोलते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए इसका यूज किए गए होते हैं। देखिए ये स्टेटमेंट भी एक सेक्शंस स्टेटमेंट होता है जो कि एक प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए विभिन्न पाथ को डिफाइन करने होते हैं। जैसे कि इसमें इफ एल्स स्टेटमेंट के लिए विकल्प के तौर पे कार्य करता है। ठीक है, तो इसके जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले सिंटैक्स दिए गए हैं। सिंटैक्स में हमारा स्विच का वेरिएबल दिया गया है, फिर यहाँ पे अपना जो केस दिया गया है, केस फर्स्ट दे सकते हैं, केस सेकंड दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम अपना स्टेटमेंट लिखेंगे, ट्रू हुआ फिर यहाँ पे ब्रेक करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको एक चीज़ बता देते हैं, आपको वीक्स नेम आपको पते होंगे, वीक्स नेम वीक नेम, ठीक है, संडे मंडे ट्यूजडे ये सब पता
होता है, ठीक है, संडे मंडे ट्यूसडे। तो आपको अगर वीक्स नेम आपको प्रिंट कराने हैं संडे से लेके सैटरडे तक, ठीक है, संडे से लेके अगर आपको सैटरडे तक प्रिंट कराने हैं तो आप स्विच स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, आप देखिए ये ब्रेक कब लगाते हैं, जब आपको एक एक करके प्रिंट कराना है, एक साथ प्रिंट कराना है, आप क्या कर सकते हैं, इस स्टेटमेंट का यहाँ पे जो ब्रेक है इसको हटा भी सकते हैं। ये ब्रेक इसलिए लगाया गया होता है, जैसे आपको ब्रेक का मतलब क्या होता है, रुकना, तो रुक के आपको अगर प्रिंट कराना है तब ये ब्रेक लगा सकते हैं, जरूरत नहीं पड़ती है। अगर स्विच स्टेटमेंट में तो ब्रेक दिखाया जाता है कि आपको एक एक करके आपको स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना है। जैसे कि आपको सबसे पहले जैसे संडे कराना है, ठीक है, तो SUNDAY ये संडे हो गया। इसके बाद कुछ टाइम लेगा, 1 सेकेंड का टाइम लिया, इसके बाद फिर यहाँ पे लिखेगा मंडे, ठीक है, इसके बाद 1 सेकेंड टाइम लेगा। अब वो सेकेंड भी लगाना पड़ता है, स्टेटमेंट के अंदर में टाइम लगाना पड़ता है कि कितने टाइम के बाद ये एग्जीक्यूट होना चाहिए, कितने टाइम के बाद हमारा अगला जो है संडे के बाद मंडे आना चाहिए, तो वहाँ हम लोग लगा सकते हैं। तो ये ब्रेक जो है यही काम करता है कि ये जो बीच में टाइम ले रहा है उसके लिए। अगर आप ये ब्रेक हटा दीजिए ना, सब में से ब्रेक हटा दीजिए, तो ये क्या काम करेगा, ये तुरंत संडे से लेके SUNDAY मंडे पूरा एकदम शनिवार तक यानी सैटरडे तक, ठीक है, पूरा एकदम एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके लिए स्विच स्टेटमेंट का यूज किया गया होता है। इसका कुछ इस तरह से फिगर बनाया गया है। यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, ऊपर में स्टार्ट होने के बाद हमारा एक्सप्रेशन दिया जाएगा, जिसमें केस 1 स्टेटमेंट होगा, केस 2 केस 3 इस तरह से जितने केस होंगे हमारे, मान लीजिए वीक्स में हमने बताया तो वीक्स में 7 केस होते हैं, तो 7 का दिएगा। तो फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। कंडीशन स्टेटमेंट में आप लोग याद रख लीजिएगा 3 टाइप के होते हैं, इफ एल्स और स्विच। हमने तीनों के बारे में बता दिया, ठीक है, तीनों के बारे में हमने बता दिए आपको। पहला जो होता है इफ स्टेटमेंट